बहुत सारी चीज़ें करने का मन करता है, अभी कुछ पता भी नहीं आगे क्या मतलब कैसे कुछ करना है। अपने ना दिन को यार प्लान ज़रूर करना। एमबीबीएस का सिलेबस जो होता है वो बहुत वास्ट होता है, तो उसको मैनेज करने में आपको क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी थी और आपने कैसे मैनेज किया? एमबीबीएस में तुम जाओगे ना यार, तुम्हें रहना सीख जाओगे तुम लोग, इतना नहीं सोचना होता। और बेसिकली तुम्हें जिस चीज़ से खुशी मिलती है ना यार, वो चीज़ को हमेशा प्रायोरिटाइज करना। अच्छा स्टूडेंट बनना है यानी टॉपर्स के अंदर आना है ना, तो रोज़ का तुम 1 डेढ़ से 2 घंटा भी दोगे ना, इनफ है, बहुत ईजिली तुम अच्छा स्कोर कर लोगे। ठीक है, No doubt, it is a toughest degree, but you can manage this by smart way. जब आपका सिलेक्शन हुआ था लास्ट ईयर, आप खुश हो गए, आपने बहुत कुछ सोचा होगा, बहुत कुछ हुआ होगा। वो चीज़ क्या थी जो आपको वहाँ जाके लगा कि मैंने सोचा था बट ये नहीं हुआ, जो आपके एक्सपेक्टेशंस के ऊपर नहीं आ पाया? देखो एज सच ऐसा कुछ भी नहीं रहा जो एट द एंड नहीं हो पाया। ठीक है, मैंने काफ़ी चीज़ें सोची थी, है ना, और जैसे पर्सनल डेवलपमेंट का भी लोग सोचते हैं। ठीक है, कि कॉलेज जाएंगे तो कुछ सोसाइटीज़ ज्वाइन करेंगे, है ना, कुछ अलग अलग चीज़ें करेंगे। मैं बहुत कम सोसाइटीज़ में हूँ अभी, बिकॉज मैं उतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया था सोसाइटीज़ को शुरू में, बट स्टिल मैंने काफ़ी ज़्यादा अपने आप को पर्सनली डेवलप भी करा है कॉलेज लाइफ के अंदर। तो वही है, तो मैंने जो सोचा था मैं मोस्टली वो सारी चीज़ें भी कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, एकेडमिक्स है, थोड़े है, हार्ड है, बट ऐसा नहीं है कि तुम बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। तुम टाइम निकालोगे अपने लिए तो बिल्कुल टाइम मिल जाएगा आराम से। यार देखो, मैंने ना ऐसा सोचा था कि मेरे को एक साथ में ना कंटेंट क्रिएटर भी बनना है। तो मतलब मेडिकल कॉलेज में ना तुम्हें सच में काफ़ी टाइम मिलता है। मैं ना साथ साथ जैसे यूट्यूब भी किया मैंने कुछ, जैसे मेरे को एक्टिंग में भी इंटरेस्ट है तो हमारी ड्रामेटिक सोसाइटी है वो भी करी है। बस ये फ़र्क था कि जैसे नहीं होता, तुम बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि यार अब तो नीट निकाल लिया है, अच्छी खासी रैंक है, जैसे किसी की बहुत अच्छी रैंक होगी, मान लो टॉप 100 में रैंक आई है, वो सोचता है यार कॉलेज में जाऊँगा, इज्जत मिलेगी बहुत ज़्यादा, घुसते ही सब लोग देखेंगे, सारे लोग सब मेरी तरफ ही देखेंगे, फ्लैट हो जाएंगे सब। बस ये नहीं होता। ठीक है यार, ये रियलिटी है कि भाई देखो, हर इंसान ना अपने आप में ही खुद को एक वो मानता है सेलिब्रिटी। तो हर इंसान अपने ऊपर फोकस्ड है, तो तुम्हें भी वही सोच के जाना है यार, अपने ऊपर फोकस होना है। कुछ लोग पता है इस चीज़ से डिप्रेस हो जाते हैं कि लोग मुझे अटेंशन नहीं दे रहे, लोग मेरी तरफ नहीं देख रहे ज़्यादा। अरे भाई, तुम एमबीबीएस में तुम जाओगे ना यार, तुम्हें रहना सीख जाओगे तुम लोग, इतना नहीं सोचना होता। और बेसिकली तुम्हें जिस चीज़ से खुशी मिलती है ना यार, वो चीज़ को हमेशा प्रायोरिटाइज करना। ये, और ना पढ़ाई को ना कभी स्ट्रेस लेके मत करना कि यार पढ़ाई है। एमबीबीएस में ना बहुत आराम से पेपर्स निकलते हैं। तुम नीट में जैसे जितना टफ तुम्हें नीट लग रहा है ना, एमबीबीएस के एग्जाम्स तुम्हें लगेगा पेपर से पहले कि यार ये क्या है, बहुत मुश्किल है। एग्ज़ाम देख के आओगे ना, तुम बोलोगे यार आराम से निकल गया। और पता है, तुम लोग जैसे अभी मेडेड है, मेडेड से पढ़ोगे ना, उसमें क्या रहता है, जैसे तुम नॉर्मल पढ़ोगे, कुछ बच्चे होते हैं जो क्लास में भी पढ़ लिया, बुक भी रीड कर रहे हैं, घर पे जाके स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हैं। तुमने शायद सुना हो, किसी ने नाम गाइटन या फिर कोई गेनोंग, मतलब ऐसी बुक्स आती है, बहुत बड़ी बड़ी लेवल की बुक्स है, वो पढ़ते हैं। तो होता है क्या है कि वो लोग पढ़ते, मतलब पढ़ने में रह जाते हैं, क्योंकि बुक्स बहुत बड़ी है। और एट द एंड पता है, एग्जाम में तुम जाओगे, वो बच्चा जो स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहा है और वो बच्चा जो, यार जैसे मैं हूँ, मेडेड के नोट्स वगैरह पढ़े थे, नंबर सेम आते हैं। रीज़न क्या है, एंड में जब होता है ना, एमबीबीएस में सिलेबस बहुत ज़्यादा है, मतलब तुमने नीट में जितना पढ़ा है उससे बहुत ही ज़्यादा है। इतना सब कुछ रिटेन करवाना इज़ रियली डिफिकल्ट। वो तुमने देखा होगा यार, तुमसे 2 एनसीईआरटी जो है उसमें ही मुश्किल हो जाती थी, भूल जाते थे, स्टेटमेंट में सवाल आ गया, उसमें कन्फ्यूजन होती थी कि यार ये एनसीईआरटी की लाइन में इज़ था या आर था या फिर और था या एंड था, ऐसी कन्फ्यूजन होती थी। जब तुम एमबीबीएस में आओगे, कितनी चीज़ मिलेगी। तो कम पढ़ना होता है, काम का पढ़ना होता है, जो चीज़ें तुम्हारी कॉम्पिटेंसीज होती है वो पढ़ना होता है, और फिर आराम से यार चिल होके निकलती है लाइफ। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैंने तो यार देखो, प्रदीप सर एक हमारे मेडेड में फर्स्ट ईयर में, उनके नोट्स पढ़े एनाटमी के लिए, काफ़ी अच्छे हैं। मतलब पेपर देने जाओगे, मोस्टली क्वेश्चन वहाँ से दिख जाएंगे। बायोकेमिस्ट्री में तो मतलब किससे पूछ लूँ ना, मैं अपने सेकंड ईयर में जाके, इवन थर्ड ईयर में भी जाके बोलूँ कि सर मैम मेरे को बता दो बायोकेमिस्ट्री कैसे पढ़ूँ, बहुत परेशान हूँ, एक ही बोलते हैं, भाई जाम्बुलकर सर के नोट्स खोल, रीड कर, पढ़ाई कर, PDF चाहिए हम दे देंगे, एंड बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। और आते हैं, मतलब पास। यार एमबीबीएस में ना ऐसा होता है कि तुम्हें मार्क्स जल्दी से नहीं देते। 100 में से ना तुम ये मत एक्सेप्ट करना मेरे तो 90 आएंगे, 95 आएंगे या 85 आएंगे, नहीं भाई, वो मार्क्स बहुत काटते हैं। तुम देखोगे स्कूल वाले नंबर कभी नहीं आते, मार्क्स बहुत ज़्यादा काटे जाते हैं। तो ना यहाँ पे 60 नंबर काफ़ी होते हैं, 60-65 आ जाए बहुत बड़ी बात होती है कि तुमने काफ़ी अच्छा पढ़ा है। तो तुम नोट्स पढ़ोगे ना सर के, आराम से इतने नंबर आ जाते हैं, और तुम फिर ना चिल होके निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉम्पिटिशन नहीं है कि मेरे को तो रैंक 1 पे रहना है क्लास में। तुम रैंक 1 पे रह लो, रैंक 100 पे रह लो, कोई ध्यान नहीं देने वाला। तो तुम अपनी लाइफ को इन्जॉय करना और ना बैलेंस बना के चलना बस एक, ठीक है। और उन सीनियर से दूर रहना जो कहते हैं कि यार बिल्कुल ही नहीं पढ़ना होता, ठीक है, उनकी बातें नहीं सुननी। कॉलेज में जाओगे बोलेंगे कुछ, अरे कुछ नहीं पढ़ना होता, ऐसे ही रह, नहीं सुनना ये सब, ठीक है। थोड़ा बहुत पढ़ो यार, ये नहीं कह रहा पूरा दिन पढ़ो, 1 घंटा 1.5 घंटा निकाल लो रोज़ का, नोट्स ही तो रीड करने हैं। तो ऐसा रहता है। अभी बहुत सारी चीज़ें करने का मन करता है, अभी कुछ पता भी नहीं आगे क्या मतलब कैसे कुछ करना है।
तो ऐसे सीनियर एडवाइस कीजिए कि किन चीज़ों से हम आगे रहें, कॉलेज में जाने से पहले एक डिसेंट स्टार्ट मिल जाए, मतलब क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यार देखो, जब तुम कॉलेज में जाओगे ना, तुम सीनियर से मिलोगे। सबसे पहले मैं डोंट्स बता देता हूँ। सीनियर जो होते हैं ना, वो क्या करेंगे, सबसे पहले तुम्हारा ब्रेन वॉश टाइप करने आएंगे कि यार देख वो, क्योंकि वो सीनियर्स होते हैं जो कि ना, बहुत सारे सीनियर्स ना जूनियर्स को ड्रग एडिक्शन में लगाते हैं। उसमें कभी नहीं पड़ना भाई। देखो, तुम्हें वो बोलेंगे कि यार ये सब कूल होता है, ये सब करना बड़ा अच्छा, मतलब कूल माना जाता है, आज तो जेनजी स्टाइल है, सब यही करते हैं। वो तुम्हें दिखाएंगे, देख तेरा ये सीनियर कुछ नहीं, मतलब तेरा, मतलब जैसे मान लो तुम 25 बैच हो, 24 बैच में तुम्हारा कोई सीनियर है, वो उसको दिखा देंगे कि देखो ये भी तो कर, ये पहले नहीं करता था, अब ये करता है, अब ये हमारे साथ ही रहता है, इसको हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो कभी भी ऐसे पीयर प्रेशर या सीनियर के प्रेशर में आके ना यार कुछ मत करना, ठीक है। तुम्हें स्ट्रेट नो करना है, और नो मीन्स नो होता है, ठीक है। इन सब को रियली अवॉइड करना। पता है, तुम ये सब एक बार स्टार्ट करोगे ना, तुम्हें लगेगा यार एक बार ना जस्ट ट्राई कर लेते हैं। वो ट्राई में ही ना तुम्हें एडिक्शन कब लग जाएगी नहीं पता लगेगा। तो इस चीज़ से स्ट्रिक्टली दूर रहना है। सेकंड, अपने ना दिन को यार प्लान ज़रूर करना। अनप्लान्ड मैंने, पता है, स्टार्टिंग के 3 महीने ऐसे निकाल दिए। मतलब मेरे पास बहुत टाइम था, 3 महीने में बहुत कुछ कर सकता था, कंटेंट बना सकता था, पढ़ाई भी ठीक से कर सकता था, लेकिन मैं कभी अपने दिन को ऑर्गेनाइज ही नहीं करता था कि मेरे को अभी ये कैसे। तुम नीट में करते होगे कि तुम में से जो बहुत लोग पढ़ाई करते होगे कि यार ये टाइम पे लेक्चर लेना है, ये टाइम पे रिवीजन करना है, ये टाइम पे सोना है, खाना, मतलब इस तरीके से अरेंज होगा ना। जब तुम MBBS में आओगे ना, एक बार हॉस्टल में आओगे, तो तुम्हें लगेगा यार पूरा दिन मजे ही करते हैं। तो वो अगर दिन ऑर्गेनाइज नहीं होगा ना, तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी घट जाएगी। तो अपने आप को ना प्रोडक्टिव रखना, अपना दिन ऑर्गेनाइज ज़रूर करके चलना। ये मेरी एक मिस्टेक थी जो मैंने करी थी, जिसकी वजह से मेरे 3-4 महीने ख़राब हो गए थे। सो यार ये चीज़ ज़रूर करना। और एक चीज़ और होती है कि ना, जैसे बाहर घूमो, ऐसा नहीं है बाहर घूमना वो नहीं है, लेकिन यार बाहर अगर तुम जा रहे हो तो थोड़ा सा ना लाइक चीज़ों को लिमिट रखना। जैसे सीनियर बोल रहे हैं आप बाइक पे घूम के आते हैं, इट्स, अगर तुम्हारी सीनियर से अच्छी बातचीत है, ठीक है घुमाओ। तुम्हें ड्राइविंग दे दी, तुम्हें पता है तुम्हें ड्राइविंग आती है या नहीं आती है, वो तुम्हें पता है भाई। अगर तुम्हें नहीं आती है, क्लियर बोलो नहीं आती सर, आप चलाओ। और सीनियर अगर चला रहे हैं, उनको बोलो सर स्पीड लिमिट में रह के चलाओ, क्योंकि यार कुछ नहीं पता होता कब क्या हो जाए। तुम इतने दूर, मान लो किसी मेडिकल कॉलेज में जाओगे, तुम्हारे घर वाले सोचेंगे कि यार मेरा बच्चा सेफ़ है, कॉलेज में है, एंड अब तुम बाइक पे घूम रहे हो सीनियर के साथ 150-120 की स्पीड पे हाईवे में, यार कुछ भी हो सकता है। तो इन चीज़ों को ज़रूर अवॉइड करना। कूल लगेंगी तुम्हें, तुम वहाँ जाओगे ना, अभी मेरी बातें सुन रहे हो, अभी तो लगेगा कितना सही बोल रहा है, वहाँ तुम्हें इस टाइप का ब्रेन वॉश किया जाएगा कि यार तुम्हें लगेगा ये तो गलत ही बोल रहे थे, ये जो यहाँ पे बैठ के बोल रहे हैं वो ज़्यादा सही है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। जैसे आपने फर्स्ट में कहा वो ड्रग एडिक्शन वगैरह, हाँ, तो जैसे सेइंग सीनियर नो, किसी सीनियर को मना करना, तो फिर वो मैंने सुना है टारगेट वारगेट का भी प्रेशर, तो उससे कैसे बचा जाए। टारगेट कुछ नहीं यार, देखो इतना कुछ नहीं होता, ठीक है। आज के टाइम पे तो बहुत कम हो चुका है। तुम्हें अगर कोई चीज़ नहीं करनी, तुम्हारे पास सच में राइट है, तुम ना बोलो, वो कुछ तुम्हें हाथ तक नहीं लगा सकते वो, ठीक है। तो ये चीज़ बड़े दिमाग में रखो। तुम्हें डर लगेगा कि यार ये मेरे साथ कुछ कर देंगे, तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, बोलेंगे बाइकआउट करवा देंगे, कुछ नहीं होगा। बुली, यार देखो, अगर तुम्हें कोई ऐसा बुली करता है, तुम्हारे पास सीनियर्स है, तुम्हारे JR वगैरह होते हैं जो तुम्हें पढ़ाते हैं, मेडेट की टीम है, हम लोग हैं यार, हमसे कांटेक्ट करना, तुम्हारे कोई वहाँ सीनियर है उनसे कांटेक्ट करना, कुछ नहीं होगा, हम बचा लेंगे, या फिर वो लोग कोई कुछ नहीं कर पाएगा तुम्हारा, ठीक है। एकदम बिंदास होकर मेडिकल कॉलेज में जाओ, कोई प्रॉब्लम आती है, हम हैं वहाँ पे, सीनियर्स है, तो चिल रहना, ठीक है। कोई चीज़ नहीं करनी, मना कर दो भाई, मेरे को नहीं करना तो नहीं करना, ठीक है। एकदम प्रेशर में मत आना। अभी MBBS का सिलेबस जो होता है वो बहुत वास्ट होता है, तो उसको मैनेज करने में आपको क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी थी और आपने कैसे मैनेज किया। ये तो क्वेश्चन इसने सीनियर के लिए पूछा, लेकिन मैं थोड़ा सा जवाब दे देता बीच में। एक्चुअली सिलेबस तो बहुत ज़्यादा होता है, करेक्ट है, लेकिन अगर आप स्मार्ट वे से पढ़ो तो उसको हम लिमिट कर सकते हैं। ऐसा नहीं दिन भर पढ़ते रहना पड़ेगा, आपको दिन में 2-3 घंटे तो भी एटलीस्ट देना पड़ेगा उसको कंप्लीट करने के लिए। अगर आपका एक दिन में नहीं हो रहा है तो दूसरे दिन थोड़ा सा वक्त, आधा घंटा ज़्यादा देना पड़ेगा। इस तरीके से आप अगर टाइम टेबल बना के मैनेज करोगे तो आपका इजीली मैनेज हो जाएगा और अनवांटेड स्ट्रेस भी नहीं आएगा। ये तो मेरा वर्जन हो गया, क्योंकि मैं फैकल्टी हूँ। अपने सीनियर से भी इससे पूछ लो भाई से। देखो, जैसे ना, अगर तुम्हें एक मेडिकल कॉलेज में एक अच्छा स्टूडेंट बनना है, यानी टॉपर्स के अंदर आना है ना, तो रोज़ का तुम्हें 1-1.5 से 2 घंटा भी दोगे ना, इनफ है, बहुत ईजिली तुम अच्छा स्कोर कर लोगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सिलेबस वास्ट है, देखो सिलेबस वास्ट है बट तुम्हें सेलेक्टिवली पढ़ना है। ये नहीं है कि तुम पूरी बुक को NCERT की तरह लाइन बाय लाइन पढ़ जा रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना होता है यहाँ पे। सेलेक्टिव चीज़ें होती है, ये नहीं है कि तुम हर एक चीज़ को लाइन बाय लाइन पढ़ो। बुक के अंदर देखो, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मेन चीज़ें, उसको पढ़ो, उसको समझो, जो भी टीचर्स बता रहे हैं उसको अच्छे से समझो, एंड जो भी क्लास में होता है। जैसे देखो ना, अगर तुम कॉलेज जाओगे तो मोस्ट लोग क्या गलती करते हैं कि अपने कॉलेज के लेक्चर्स है या जो डिसेक्शन हॉल है उनको मिस करते हैं ना, उसको या तो ध्यान नहीं देते हैं। बट तुम वहाँ से बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख जाओगे अगर तुमने उसको ध्यान दिया। क्या ही है, तुम जो लोग ध्यान नहीं दे रहे वो अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो उतना कॉलेज लाइफ का।
तो मतलब कॉलेज तो तुम्हें रोज़ जाना ही है, अटेंडेंस तो मेंटेन करनी ही पड़ती है ना हम लोगों को। तो इससे अच्छा है कि जो भी तुम्हारा वहाँ पे हो रहा है, जो भी लेक्चर हो रहा है, जो भी तुम्हारे डेमोस हो रहे हैं या कोई भी डिसेक्शन हॉल में जा रहा है ना, तो वो सारी चीज़ों पे ध्यान दे लो, उसी वक्त ध्यान दे लो। तो उससे क्या होगा ना, तुम्हारी मेजर चीज़ें याद हो जाएंगी, कुछ टॉपिक अच्छे से समझ आ जाएंगे, और जो बच गया उसका बाकी टाइम निकाल लो, जो एक दिन का 1.5 घंटा निकालो, ईजिली मैनेज हो जाएगा फिर। सर मेरा सवाल था कि एक साइड तो कहा जाता है एमबीबीएस की डिग्री जो सबसे टफेस्ट है, और दूसरी साइड हमारे सीनियर्स जैसे कि अभी आपने भी कहा मतलब डेली के 1 to 2 आवर्स पढ़ोगे तो मतलब अच्छा परफॉर्म कर लोगे, लेकिन जैसे नीट यूजी में हम पढ़ते थे डेली के 10 to 12 आवर्स पढ़ते थे तो भी हमारा अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाता। तो उधर डेली के 1 to 2 आवर्स पढ़ने से अच्छा परफॉर्म कैसे कर पाएंगे, इसे सच है या फिर मतलब? कंसिस्टेंसी मैटर्स। मतलब एक दिन 12 घंटे पढ़ोगे और दूसरे दिन दिन भर सो के रहोगे तो क्या मतलब है? नहीं सर, मतलब नीट में भी तो हम 10 to 12 आवर्स पढ़ते थे लगातार कंसिस्टेंसी से नहीं, तब। इट डिपेंड्स ऑन द स्टेज। जैसे आप फर्स्ट ईयर में हो, आपने रेगुलरली 2-3 घंटे रोज पढ़ रहे हो, आपका इजीली हो जाएगा। सेकंड ईयर में जाओगे, सिलेबस और चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम बढ़ाना पड़ेगा। एग्जाम का टाइम रहा, पीएल रहा, तो आपको वही 2 से 3 घंटे के आपके 10 से 12 घंटे हो जाएंगे। इट डिपेंड्स ऑन द स्टेज, कौन से स्टेज में हो, कौन से ईयर में हो, एग्ज़ाम के कौन से फेज़ में हो, वो डिपेंड करता है। उस हिसाब से हमको वो टाइम पे एक्सेलरेट करना पड़ता है, टाइम बढ़ाना पड़ता है। रेगुलर हमारा शेड्यूल रेगुलर चल रहा है, हम अपने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो आप इजीली पढ़ के कर सकते हो। नो डाउट इट इज़ ए टफेस्ट डिग्री, बट यू कैन मैनेज दिस बाय स्मार्ट वे। सर अगला क्वेश्चन हमारे सीनियर अभिसा से है। हाँ, पूछो। मतलब आपका यूट्यूब चैनल भी, आप यूट्यूब पर वीडियोस भी बनाते हो और आप मतलब मेडिकल कॉलेज में जाते हो, तो उसमें आप टाइम निकाल लेते हो 1-2 घंटे, उसमें अच्छा परफॉर्म किया आपने? देखो मेरे, अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे, लगभग 74 के अराउंड एनाटमी में आए हैं, SA2 के अंदर, ठीक है। एंड मेरे बायोकेमिस्ट्री के अंदर 71 के अराउंड आए हैं, फिजियो में भी 70 के ऊपर में ही है, ठीक है। तो ओवरऑल मेरा स्कोर अच्छा इसलिए रहा, मैंने वही चीज़ करी है कि मैं लगभग रोज़ का 1.5 घंटा निकाल लेता हूँ, जैसे तैसे निकाल लेता हूँ, और बाकी वक्त मैं अपनी चीज़ें करता हूँ। बट पता है मेडिकल कॉलेज में क्या होता है ना, जो मोस्ट स्टूडेंट होते हैं ना, मतलब सबकी रैंक अच्छी अच्छी आई है ना, तो सबका एक आता है ना, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, बंदे शुरू से पढ़ ही नहीं रहे होते, बिल्कुल छोड़ देते हैं। तो जब सब मोस्टली ने छोड़ दिया, तो 2-3 बच्चे जो 1-1.5 घंटा भी दे रहे हैं, उनका तो बेटर ही आना है कि नहीं। देखो एग्ज़ाम इजी होंगे, ऐसा नहीं है कि एकदम बहुत टफ बना दिया, जो भी करिकुलम है उससे रिलेटेड आएगा सब कुछ। बट चीज़ ये है कि मोस्ट स्टूडेंट पढ़ते ही नहीं है, शुरू में उनका ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ हमने 2 डिजिट रैंक निकाली, 3 डिजिट रैंक निकाली, अब क्यों पढ़ना हमें, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर तुम रोज़ का 1-1.5 घंटा दोगे तो ईजिली निकल जाएगा। और बाकी क्या है, कॉलेज लाइफ, उसके बाद तुम्हें टाइम मिल जाएगा, रोज़ कॉलेज तो जाना ही है, अटेंडेंस मेंटेन करनी है, बट 75% ही तो करनी है ना, उसके बाद तो छुट्टी ले सकते हो। थोड़ी बहुत छुट्टियाँ लो, जिस दिन तुम्हें लगता है कि कोई मेजर चीज़ नहीं हो रही है, तुम्हें उस पर ध्यान नहीं देना, उस दिन छुट्टी लेके अपना पढ़ाई को भी एक्स्ट्रा कर लो और थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी निकाल लो अपने लिए। और 9 से 5 तो कॉलेज है, हाँ, लगभग 7-8 घंटे कॉलेज है। अभी इसमें 10-12 घंटे, जैसे आप बोल रहे हो कि हम 10-12 घंटे पढ़ाई करते थे, इसमें 10-12 घंटे जोड़ दो, तुम्हारे पास कितना टाइम बचता देखो। हाँ, तो फिर रियलिटी में जाके देखो कौन 10 से 12 घंटे पढ़ रहा शुरू से। वो तो एग्ज़ाम जब आती है नज़दीक, तब तो पढ़ना पड़ता ही है। जैसे जैसे जो फेज़ में जाओगे, जैसे फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, सिलेबस बढ़ते जाएगा, एग्ज़ाम के जैसे पास जाओगे वैसे आपको अपना टाइम भी बढ़ाते जाना पड़ेगा, और तब आपको टाइम ज़्यादा लगेगा भी नहीं, अगर आप कंसिस्टेंट हो आपके पढ़ाई में। तो जैसे हम शुरू में मतलब कॉलेज में जाएंगे तो जो प्रोफेसर इनके साथ इंटरेक्शन कैसे होगा, सीनियर्स के साथ जो हमारे संग में है मेट्स, उनके साथ इंटरेक्शन कैसे होगा? इंटरेक्शन कैसे होगा, देखो पहले आप एडमिशन लेने कॉलेज जाओगे, तो एडमिशन लेते ही 2-3 फैकल्टी से आपका इंटरेक्शन हो जाता है, ठीक है, कि जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना है और एडमिशन लेना है, ये प्रोसेस में ही हो जाता। फिर जब आप कॉलेज के पहले दिन जाओगे, डीन्स एड्रेस नाम की एक चीज़ रहती है, जब सारे प्रोफेसर, सारे फैकल्टी रहते हैं और कॉलेज के जो डीन है वो सारे स्टूडेंट्स को एक एड्रेस करते हैं, तो वहाँ पे मैक्सिमम आपका इंटरेक्शन हो जाता उस दिन भी। फिर कॉलेज जब चालू होता तब क्लासेस होते हैं, तो पहले जो 2-4 दिन के क्लासेस रहते हैं, इट इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, और एक फाउंडेशन कोर्स नाम की चीज़ भी है, जो पहले तो शुरू में सेपरेटली होता था, अभी वो मर्ज कर दिया गया है सिलेबस के साथ साथ, तो उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ पे फैकल्टी के साथ इंटरेक्शन होता है। और ये सब छोड़ के भी अगर आपको लगता है कि मुझे ये फैकल्टी के साथ बात करनी है, तो वो आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। आप कभी भी जाके फैकल्टी से, कोई भी फैकल्टी से, कोई भी कॉलेज के कोई भी फैकल्टी से, वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, एसोसिएट हो, या प्रोफेसर हो, या कॉलेज के डीन हो, वो स्टूडेंट के लिए हमेशा अवेलेबल है।
मैं भैया से पूछना चाह रहा था मतलब जैसे आपके साथ के जो स्टूडेंट्स थे उनके साथ आप इंटरेक्शन कैसे मतलब? यार देखो, जैसा सर ने बताया कि ना जब तुम्हारा मेडिकल कॉलेज स्टार्ट होगा, सारे मेडिकल कॉलेजेस में वी हैव अ फाउंडेशन कोर्स। स्टार्टिंग में 14-15-20 दिन का फाउंडेशन कोर्स होता है। उसमें क्या होता है, तुम्हें कॉलेज के बारे में थोड़ा ओरिएंटेशन देते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाते हैं। तो वहाँ पे जैसे कोई जैसे तुम पहले तो फाउंडेशन कोर्स में जाओगे, इतने सारे लोग मिलेंगे, तुम बैठोगे वहाँ पे, आसपास में इधर से ऐसे इंटरेक्शन हो जाएगा कि यार थोड़ी बहुत बातचीत कर ली। ब्रेक होगी तो ब्रेक में मान लो तुम्हारा रैंडमली किसी से इंटरेक्शन हो गया, उससे थोड़ी फ्रेंडशिप बन जाएगी। देन क्या होगा ना, वो ग्रुप एक्टिविटीज़ होती है कि तुम्हें ना लाइक 8 के ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, 20 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया, कोई एक्टिविटी है। तो जब तुम ग्रुप में एक्टिविटी करोगे तो इंटरेक्शन तो काफ़ी होता है कि बात करनी पड़ती है कि ये करना है, ये करना है, वहाँ से इंटरेक्शन हो जाएगा। और बाय द टाइम ना, तुम जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ना, तुम्हारा लाइक आते जाते हॉस्टल में या फिर हमारी ना सोसाइटीज़ होती है बहुत सारी, ड्रामेटिक सोसाइटी, म्यूज़िक सोसाइटी, डांस सोसाइटी, इन सब में तुम जाओगे तो तुम्हें कुछ बैचमेट्स अपने उधर भी मिलेंगे, उधर भी इंटरेक्शन हो जाएगा। सो बैचमेट से तो काफ़ी सारी जगह तुम्हारा इंटरेक्शन होगा बहुत ईजीली। जैसे हम MBBS की पढ़ाई करते हैं तो उसमें बायोलॉजी है मेनली ऑफ कोर्स, तो उसमें पूरा रोट मेमोराइजेशन है या फिर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज से भी हम याद हो जाती है चीज़ें? या कंसेप्चुअल नॉलेज से काफ़ी चीज़ें याद होती है। जैसे एनाटमी में लोग कहते हैं रटना होता है, मैं कहता हूँ सारी चीज़ें नहीं रटनी होती। जैसे ना एनाटमी में एक सबसे टफ चीज़ जो लोगों को लगती है वो होता है रिलेशंस। मतलब कोई भी ऑर्गन है, सपोज तुम्हारा लिवर है, उसके रिलेशंस वो कैसे मतलब लोग समझते हैं उसको जस्ट मगअप करना है, लेकिन अगर तुम जैसे कैडेवर वगैरह पे देखोगे और थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे ना तो वो रिलेशंस भी याद हो जाते हैं। जैसे तुम्हें पता है लिवर है, तो लिवर का अगर कोई पूछे कि पीछे क्या है, गॉल ब्लैडर, बहुत लॉजिकल बात है, तुमने भी पढ़ा हुआ है बचपन से कि उसके पीछे गॉल ब्लैडर होता है। तो ऐसी चीज़ें ना तुम एक बार देख लोगे, विजुअल मेमोरी क्रिएट होगी, तो तुम्हारे दिमाग में चीज़ें बनती जाएंगी कि इसके पास ये, इसके पास ये, इसके पास ये, तो तुम कंसेप्ट लगा के याद कर लोगे बहुत सारी चीज़ें। इवन बायोकेम में भी मान लो कोई एंजाइम है, ठीक है, तो एंजाइम का नेम हम ज़्यादातर सबस्ट्रेट पे रखते हैं। जैसे मान लो कोई सबस्ट्रेट है, वो उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो सबस्ट्रेट का नाम और उसके आगे लगा देंगे ऑक्सीडेज। तो इस तरीके से हम लोग जो है ना कॉन्सेप्ट्स को याद रखते हैं। सब कुछ रॉट लर्निंग नहीं होता, स्पेशली फिजियो में। यार फिजियो तो पूरा कंसेप्चुअल टॉपिक है, कुछ कुछ चीज़ें याद करनी पड़ती है, बस मोस्टली कंसेप्चुअल है।